आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है गुजरात इलेक्शन, विकास बनाम धर्म। जी हां, गुजरात इलेक्शन में राम मंदिर मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। गुजरात इलेक्शन की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राम मंदिर का मुद्दा भी गर्माता दिखाई दे रहा है। और शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन रहा हो जिसमें राम मंदिर सियासी मुद्दा ना बना हो, चाहे वो आम इलेक्शन हो या फिर यूपी के असेंबली इलेक्शन हो या फिर बिहार के इलेक्शन हो। अब गुजरात की फिजा भी राम मंदिर का मसला वहां पर भी गूंज रहा है। सवाल यह है कि क्या लीडराना अपनी कुर्सी के लिए विकास को छोड़ करके मजहब की ओर शिफ्ट हो जाते हैं? क्या सियासत अब विकास पर नहीं, मजहब पर ही इलेक्शन लड़ रही है? इलेक्शन को मजहबी चोला पहनाना कितना ठीक है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो अयोध्या पर चली सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की दलील से सियासी गलियारे बेहद गर्म नजर आ रहे हैं और उसकी तपिश पूरी तरह से गुजरात के इलेक्शन में देखी जा रही है। कपिल सिब्बल की 2019 तक अयोध्या पर सुनवाई टालने की दलील की पीएम मोदी ने भी मजम्मत की है और इन सब के बीच अलग अलग जगहों से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि गुजरात का जो इलेक्शन है वो विकास, जीएसटी, नोटबंदी, इसके अलावा बेरोजगारी और तालीम, ये तमाम जो बुनियादी मसले और मसाइल थे और मुद्दे थे, उनसे शिफ्ट होते होते जात पात पर आया और अब पूरी तरह से मजहब पर आ चुका है। जैसे ही राहुल गांधी के मजहब पर सवाल उठे, उसके बाद किसी तरीके से यह मामला दबा था कि एक बार फिर से इस मामले ने कहीं ना कहीं एक और बड़ा रुख अख्तियार कर लिया जब राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने सियासी दलील दे डाली। और इसके बाद से ही लगातार बीजेपी के जो तमाम रणनीतिकार हैं वो एक तरीके से सीधे सीधे इस मुद्दे को लपकने के बाद अब इसका सीधा सीधा सियासी फायदा भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस को सेल्फ गोल करने की आदत है और क्या वाकई कांग्रेस को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जवाब नजर नहीं आ रहा और कांग्रेस को जवाब देते हुए बन नहीं पड़ रहा है। बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि राम मंदिर पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। उस पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो इस वक्त सरगर्मी चल रही है, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। गुजरात में असेंबली इंतखाबात अपने पूरे शबाब पर है। कांग्रेस जहां अपना हाथ मजबूत करने की कोशिश में लगी है तो वहीं बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाने में जुटी है और गुजरात के चुनावी मैदान की माटी रोज अपना रंग बदल रही है। सियासतदान अपनी सियासी चालों से इलेक्शन का रंग बदल रहे हैं। लीडरान ने अक्सर वोटों की खातिर सियासत को मजहबी चोला पहनाकर घुमाया है और गुजरात की भी चुनावी हवा में मजहब का रंग खुल चुका है। अदालत में कांग्रेस लीडर और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल की दलील की गुजरात के चुनावी मैदान से पीएम मोदी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कहा, मुसलमानों के लिए लड़ना सिब्बल का हक है। कपिल सिब्बल कोर्ट में मुसलमान समाजना पक्षમાં વકીલાત કરે એમનો હક છે, અમારા એમાં કોઈ ફરિયાદ નથી। પણ તમે કોર્ટમાં એવું કહેવાની હિંમત કરો કે 2019માં લોકસભાની ચૂંટણી છે ત્યાં સુધી આ કેસ ના ચલાવવો જોઈએ। શું ભાઈઓ બહેનો, આ રામ મંદિરનો મુદ્દો પણ ચૂંટણીઓના નામે લટકાવવાનો? मंदिरों के चुनावी दौरे चल रहे हैं और दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि केस पर सुनवाई को टालने के लिए कपिल सिब्बल का उपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने दोहरे रवैये को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए और साफ होकर आना चाहिए कि राम जन्मभूमि केस जल्दी चले, वो कांग्रेस पार्टी चाहती है या नहीं चाहती। कपिल सिब्बल की दलील से मचे घमासान पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी ने सिब्बल के बयान की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल ने हम सब के मशवरे से अदालत में दलील दी है। साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी गलत रिपोर्टिंग का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि लोग मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
और बाबरी पर फैसला आने से बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेगी, विकास का मुद्दा पीछे छूट जाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं, इंतजार तो हमें करने में दिक्कत होना चाहिए। 67 साल से हमारी मस्जिद में मूर्ति रखी हुई है, तो हमें देर हो रही है, लेकिन हम जो बात सिब्बल साहब ने कही, हम पूरी तरह उसको इंडोर्स करते हैं कि मुल्क का माहौल आपने देखे। कल जो शाम से बल्कि दिन से जिस तरह मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही, 90% गलत रिपोर्टिंग हो रही, यही डर सिब्बल साहब को है जो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ये लोग इस तरह इसको मुल्क का माहौल को इससे खराब करेंगे कि इलेक्शन जो होगा 2019 का वो इसी इशू पे रह जाएगा। तो देश का डेवलपमेंट, देश की तमाम चीजें, प्रगति, ये कहीं मुद्दा नहीं बन पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा ये बात, और ये पूरा हमसे लोगों से मशवरा करके तब उन्होंने ये बात कही। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि कपिल सिब्बल सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इकबाल अंसारी जो हाशिम अंसारी के बेटे हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये कहना कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये मौक़िफ़ है, ये बात सही नहीं है। बहरहाल ये जो कुछ कपिल सिब्बल ने कहा है उसका संदर्भ है एक पूरा। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि हम मंदिर बनाएंगे इस टिनोर के अंदर, एक बात। दूसरी बात ये कि एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी बार बार प्राइम मिनिस्टर को खत लिख रहे हैं कि इसकी डे टू डे हियरिंग करवाई जाए, फिर डेट दी जा रही है कि हम फलां तारीख तक के मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो इस पॉलिटिकल प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट को जल्दी में नहीं सुनवाई करनी चाहिए। मंगल के रोज अदालत में हुई बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे पर सुनवाई जब कोर्ट की चहार दीवारी से बाहर आई तो सियासी जमीन जलने लगी, बयानों के बयार बहने लगे। बीजेपी ने वकील सिब्बल की दलील को कांग्रेस का बयान कहा तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल ने अदालत में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील की हैसियत से दलील दी है। साथ ही भोपाल गैस कांड का हवाला देकर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का इल्जाम लगाया। किसी पार्टी का वकील किसी पक्ष का वकील बन जाए तो पूरी पार्टी आरोपित हो जाए। अगर अमित शाह जी की ये दलील सही है तो फिर इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी, जिसमें 25,000 लोग का कत्ल हुआ और 50,000 से अधिक जले, वो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी थी। और उसमें वकील कौन थे? ये मैं आपको उनके ओपिनियन की लिखित कॉपी दस्तखत के साथ रिलीज कर रहा हूं अमित शाह जी और भाजपा के अवलोकन के लिए। वो थे अरुण जेटली जी। तो अगर किसी त्रासदी में कोई वकील बन जाए, पूरी पार्टी आरोपित होती है, तो क्या श्री अमित शाह आज वायदा करते हैं देश के समक्ष कि आज रात को ही अरुण जेटली जी को वित्त मंत्री के पद से बर्खास्त कर भाजपा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा? अमित शाह जी भगवान राम के नाम पर एक बार फिर वोट बटोरने हेतु किस बात का विवाद खड़ा कर? इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर सवालों का मलबा फेंक दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी गुजरात की आवाम को गुमराह कर रही है और विकास का मुद्दा छोड़कर मजहब की सियासत कर रही है। वाज़ेह हो कि 9 और 14 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग होगी। एक बार फिर आप क्या गुजरात के मुद्दों को भटकाकर आप पूरे मामले को विकास से, डगर से हटाना नहीं चाहते? गुजरात के लोग जानना चाहते हैं अमित शाह जी और मोदी जी, कभी आप पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी आप अफगानिस्तान पे और चीन पर चुनाव लड़ते हैं गुजरात का। 2017 में कब आएंगे और गुजरात के मुद्दों का कब जवाब देंगे? सियासी बयानों के बयार में गुजरात से विकास की बात लगता है कोसों मील पीछे छूट गई है। सियासत ने अपनी कुर्सी के लिए आवाम की परेशानियों और उसकी बुनियादी जरूरतों की भेंट चढ़ा दी है। ऐसे में आवाम के हाथों फकत लीडरान के हवाई वादे ही हाथ आते हैं। मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। सवाल यह है कि जब एक रास्ता तय होता है विकास की बात करते हुए, जीएसटी, नोटबंदी, तालीम और विकास के साथ साथ तमाम दूसरे जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे भटक करके कहीं ना कहीं मजहब और जात पात तक ही आकर के चीजें क्यों टिक जाती हैं? और राम मंदिर का मुद्दा क्या सबसे बड़ा एटीएम है सियासी दलों के लिए, सियासी
पार्टियों के लिए और सियासतदानों के लिए कि जब चाहा तब अपना कार्ड डाला और उससे कैश निकाल लिया। यही हो रहा है क्या गुजरात में भी? इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान अशोक गोयल साहब मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ रविंद्र बरगड़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सीपीआई के तर्जुमान अमीर हैदर जैदी साहब मौजूद हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब और हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं एच.एस. रावत साहब। स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है और हमारे साथ ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी साहब भी कुछ ही देर के अंदर फोन लाइन के जरिए जुड़ेंगे। हम उनसे भी जरा कुछ चीजों को साफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बातचीत की शुरुआत करते हैं अशोक गोयल साहब से। अशोक साहब, बात हो रही थी विकास की, क्योंकि 2014 में भी गुजरात मॉडल की बात खूब हुई। उसके बाद अब गुजरात का इलेक्शन है तो गुजरात मॉडल का जिक्र थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ठीक है, कांग्रेस तमाम तरह की बात कर रही थी। विकास की बात की, जीएसटी, नोटबंदी और इसके अलावा बेरोजगारी और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे घर की बात हो, कर्ज की बात हो या महंगी बिजली की बात हो, महंगाई की बात हो। ये जवाब ना दे करके तमाम तरह के सियासी बयानबाजी आ रही हैं सामने, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और जब बात की जा रही है तो राम मंदिर मुद्दे की या फिर यह पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी का मजहब क्या है। तो क्या इसी पर अब आप चुनाव लड़ने वाले हैं और यही एक आखिरी ढाल है? देखिए साहू साहब, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, वो विकास, सबका साथ सबका विकास, और एक विकास के मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। लेकिन ये जो दूसरी सियासी पार्टियां जो आरोप लगाती है कि ये मुद्दा मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। आपने मैं आपकी बात पूरी सिर्फ मुझे 30 सेकंड मैं इसलिए कि बहुत थोड़ी देर के लिए जुड़े हुए हैं जफरयाब जिलानी साहब, फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। मैं आपके पास ही आऊंगा, पूरा जवाब लूंगा। जफरयाब जिलानी साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, पहले तो मैं आपके बयान और उसके बाद जिस तरीके से कासिम रसूल इलियासी साहब ये कह रहे हैं कि आप जो है कपिल सिब्बल जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील नहीं है, और फिर जो आप बात कह रहे हैं उससे थोड़ा सा इतर बात कर रहे हैं। दरअसल ये मामला है क्या? सुन्नी वक्फ बोर्ड का मौकिफ है क्या जो बात कपिल सिब्बल ने कही, या फिर कुछ कंफ्यूजन है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि गलत रिपोर्टिंग हो रही है 90%। मैं चाहूंगा आप उसे करेक्ट कर दें अगर आप चाहें तो। नहीं, देखिए, जो बात हमने कही है वो भी सही है और जो कपिल कासिम इलियास कह रहे हैं वो भी सही है। आप समझ लें सुप्रीम कोर्ट का तरीका क्या है। सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा दायर करना होता है तो एक एडवोकेट एंड रिकॉर्ड की मार्फत दायर होता है। मैं नहीं दायर कर सकता सुप्रीम कोर्ट में केस, मगर मेरा नाम वो एडवोकेट एंड रिकॉर्ड देगा तो मैं बहस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट एंड रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के हैं वो है शकील अहमद सैयद और शाहिद रजी साहब, 2 अपीलें वक्फ बोर्ड की हैं, सूट नंबर 4 की, सूट नंबर 5 की। ठीक है, और इकबाल अंसारी जो हाशिम अंसारी के लड़के हैं उनके वकील हैं एमार शमशाद। तो आप आर्डर पढ़ेंगे तो एमार शमशाद ने अपने केस में दोनों वकीलों में कपिल सिब्बल का नाम दिया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं शकील अहमद सैयद, उन्होंने नाम नहीं दिया है। तो इसलिए कपिल सिब्बल साहब का ये कहना सही है और कासिम इलियास का भी सही है कि कपिल सिब्बल साहब टेक्निकली वक्फ बोर्ड को वहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, और ये बात हम लोगों की मशवरे से तय हो चुकी थी कि किस वकील में। हम लोग, जब आप ये कहते हैं हम लोग ना, तो सर वो बता दीजिए, क्लियर कर दिए कि हम लोग से मतलब क्या? सारे एडवोकेट एंड रिकॉर्ड मुस्लिम साइड के वो हम लोग हैं। ठीक है, लेकिन सर सिर्फ एडवोकेट्स, यानी कि ये मौकिफ सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी आया या नहीं आया? देखिए, किसी मुकदमे में मुझे 46 साल हो गए वकालत करते हुए, मैं अपने मौके से नहीं पूछता हूँ कि मैं मुकदमा बढ़वाऊं या ना बढ़वाऊं, तो किसी मौके से नहीं पूछा गया था। वो तो आपके ऊपर होता है कि आप कैसे इसको लड़ते हैं। हमारे ऊपर होता है कि पैरवी कैसे भरोसा करता है और उस भरोसे पर हम पूरा काम करते हैं। और जिस दिन मुवक्किल को भरोसा ना हो तो अपना वकील बदल सकता है। ठीक है। इसलिए जो स्टैंड है सिब्बल साहब का वो हम सबका मुश्तरका स्टैंड है। आप ये कह रहे हैं कि मीडिया में 90% गलत रिपोर्टिंग हो रही है, किस बात पे आपने ये बात कही? अगर आप चाहें तो करेक्ट कीजिए फिर ऑनर। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं करेक्ट करूंगा, मैं 100% सही कर। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मीडिया चैनल पर कल हमने, उन्होंने बहुत इसरार किया कि हम आपसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं, उन्होंने हमको लगा दिया। वो मीडिया चैनल ने अयोध्या की तारीख बयान की कि 500 साल से अयोध्या इंतजार कर रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है राम जन्मभूमि को। मैंने उनसे कहा, हुजूर ये मसला 1947 से पहले कब उठा है?
किसने कहा ये जगह का राम जन्मभूमि? हिंदुस्तान के इतने बड़े लीडर्स विवेकानंद से लेके शंकराचार्य और महात्मा गांधी तक और ये आरएसएस के सरबराह किसी ने कहा 1947 तक का बताइए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हिस्ट्री में ये डिस्प्यूट इतना पुराना है? ये 1949 में पहली मरतबा मूर्तियां रखकर इसको जन्मभूमि कहा गया है। 1941 तक निर्मोही अखाड़ा खुद इसको मस्जिद मानता रहा है। ठीक सर, तो चैनल की बात बोलिए जिलानी साहब, ये झगड़ा बहुत पहले से चल रहा है, इसमें हजारों कई युद्ध हुए हैं। आप गलत बयानबाजी मत करिए, आपकी हम इस पर जाते ही नहीं है, हम इस पर जाते नहीं, जरा हम टेक्निकल नहीं, वो गलत बोल रहे हैं ना कि 1949 से पहले कुछ हुआ ही नहीं है। आपने अपनी बात रख दी। इसमें हजारों आदमियों का कत्लेआम हो चुका है, औरंगजेब के बाद तक ये कत्लेआम हुआ और आप कह रहे हैं कि 49 से पहले कुछ हुआ ही नहीं था। अगर नहीं था तो आप मुझे ये बता दो, आप तो इतने बड़े वकील हैं, 1528 से पहले क्या था वहाँ? वोट जो है अपने साइड कर लो। ठीक है सर, मैं आऊंगा, लेकिन जिलानी साहब से मैं बहुत संजीदा सवाल पूछ रहा था। जिलानी साहब चलिए ठीक है, आपने ये बात कह दी कि एक मुश्तरका वकीलों की राय थी और उसके हिसाब से रखा, लेकिन क्या इसका सियासी मतलब नहीं निकलता है? क्योंकि देखिए आप किस तरीके से इस मुद्दे को लपका गया, किस तरीके से अब गुजरात चुनाव में बुनाया जा रहा है। चले जिलानी साहब हमारे साथ नहीं है, आप उनसे कोशिश करेंगे दोबारा जोड़ने के लिए, और अगर उनसे जोड़ा राब्ता हो जाता है तो उससे इसका जवाब लेंगे। अशोक गोयल साहब, मैं वही पूछ रहा था कि बात शुरू हुई विकास से, जीएसटी की और तमाम चीजों की, लेकिन अब जाकर के सिर्फ मजहब पूछ रहे हैं और राम मंदिर पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल किए जा रहे हैं या फिर जिन मुद्दों की बात की जा रही है उस पर जवाब नहीं आ रहा। क्या यही एक लास्ट स्टेक रह गया, इसी के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा? देखिए, कांग्रेस अब एक्सपोज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। 22 वर्ष पहले का गुजरात जो कि अंधेरे में डूबा रहता था, 22 वर्ष पहले का गुजरात जो कि कर्फ्यू में रहता था, 22 वर्ष पहले का गुजरात जिसकी पर कैपिटा इनकम क्या थी और आज क्या है, उसकी जीडीपी क्या थी आज क्या है, वहां पे एजुकेशन का स्तर क्या था आज क्या है, सड़कों की स्थिति क्या थी वो आज क्या है, उसके ऊपर कांग्रेस नहीं आना चाहती। वो कांग्रेस क्या करती है? आप ही सही दे, एक मिनट आप मुझे, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, 30 सेकंड, मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा, आप सिर्फ 30 सेकंड दीजिए मुझे। आप मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर, मैं मुझे सिर्फ 30 सेकंड ही नहीं कर रहा, आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए कि पाकिस्तान की कोर्ट पाकिस्तान में हाफिज सईद को छोड़ती है और तालियां बजाते हैं यहाँ पर राहुल गांधी। गुजरात में मंदिर यात्रा में जाते हैं और अपने आप को जनेऊदार हिंदू बताते। पहले इन्होंने मजहब के आधार पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, फिर हिंदुओं के अंदर जातियों में लड़ाया, आज हिंदुओं के अंदर एक नई जाति बना दी कि मैं जनेऊदारी हिंदू हूं। वो गुजरात में पंडित राहुल गांधी से लेकर यूपी आते आते मौलवी राहुल गांधी हो जाते हैं। क्यों नहीं वो स्पष्ट करते? क्यों ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं? क्यों वो ऐसे इमोशनल इशू को लेकर आते हैं? आज कपिल सिब्बल पूरी तरह से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। मेरा काउंटर क्वेश्चन सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हो गई जी, हाँ वो एक्सपोज हो गई। मेरा काउंटर क्वेश्चन, मैं आ रहा हूं सर, मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि ठीक है वो बात ये कर रही हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जनेऊधारू हैं या नहीं है, इस पर तो आप पूरी तरह से हमला कर रहे हैं, लेकिन विकास के बारे में जवाब नहीं दे रहे, जीएसटी और नोटबंदी पर जवाब नहीं दे रहे। रोज एक सवाल पूछा जा रहा है राहुल गांधी के जरिए, उस पर जवाब नहीं आ रहा है। क्यों सर? जब बात आती है, जब आपके नेता टीवी के कैमरे के सामने अपनी जबान खोलते हैं तो सिर्फ मजहब और मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? चलिए आपने मान लिया, ये कह दिया कि यहां से मंदिर जाते हैं और वहां से टोपी पहन लेते हैं, या आप उनके एक्शन पर रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर भी जवाब दे दीजिए। गुजरात मॉडल पर भी बात कर लीजिए। साहू जी, मैं कह रहा हूं कि नोटबंदी के ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं, ये भागते हैं। यूपी की जनता ने इनको पूरी तरह से बताया कि नोटबंदी इस देश के हित में थी। राफेल की बात नहीं करते मैं आप सुनिए मेरी बात। अभी कांग्रेस का एक एमएलए दिल्ली के अंदर अरेस्ट किया गया है कि उसने करोड़ों रुपया नोटबंदी के अंदर जमा हुआ। 1 साल हो गया ये नोटबंदी को आज तक रो रहे हैं, लेकिन देश के 125 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं नोटबंदी को। आज जीएसटी का पहला पखवाड़ा जीएसटी का गया है, जो पिछले जीडीपी की जो लगातार अशोक जी, मैं ये कह रहा हूं, मैंने सवाल पूछा, आपने मेरा जवाब दे दिया, टीवी डिबेट में आपने जवाब दे दिया, लेकिन अगर कोई वकील दलील देता है कोर्ट में, उस पर पीएम आवामी रैली में उस पर बात कर देते हैं, लेकिन फिर वो जीएसटी के बारे में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके बारे में, वो तमाम दूसरी बारों में के बारे में क्यों नहीं बोल देते हैं? क्या वहां से अगर जवाब आएगा तो एक भरोसा नहीं गुजरात की आवाम में जाएगा?
देखिए गुजरात के इसी के लिए तो मतलब मौका मिल रहा है सर कांग्रेस को ये कहने का कि आप मजहब पे चुनाव लड़ते हैं, आप मंदिर पे चुनाव लड़ते हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। अगर पीएम की तरफ से या फिर तमाम सीनियर लीडरान की तरफ से अवामी रैलियों में इस तरह की जो सवाल जवाब का अगर दौर चले तो सर कितना अच्छा है। आप सवाल पूछिए या वो जवाब दे, वो सवाल पूछिए आप जवाब दीजिए। मैं वही कह रहा हूं साहब, आप इस गुजरात के इलेक्शन में देखिए कि आज वो जनेऊधारी हिंदू बन गए। एक आर्क बिशप लेटर लिख रहा है, वो कह रहा है कि भाई राष्ट्रवादियों का सफाया करो। दूसरी तरफ अगर कपिल सिब्बल एक वकील के हैसियत से जाते तो समझ में आता था, लेकिन आज आप ये देखिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को चुनाव तो नहीं लड़ना, वो कहते हैं कि 2019 के बाद कर दीजिए। फिर वो कहते हैं कि भाई पेपर पूरे ट्रांसलेट नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के वकील कहते हैं हो गए, वो कह रहे हैं जी इसलिए आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। फिर वो कहते हैं कि भाई तीन जज नहीं 5 जज करिए, 7 जज करिए, इसलिए आप आगे बढ़ा दीजिए। सवाल आए कोई भी आपने अपने पॉइंट्स रख दिए और अपनी बात कांग्रेस को घेरने की कर दी, लेकिन सवाल का जवाब फिर मैं आपको सवाल का जवाब इसलिए दे रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन पटेल जी हर चुनाव के अंदर, हर टीवी डिबेट के अंदर गुजरात के विकास की बात करते हैं। जो कांग्रेस है उसके ऊपर आना ही नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का मुद्दा ही नहीं है और वो ये उसके ऊपर वो बात ही नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों? वो मैं रविंद्र जी का जवाब इश्यूज को लेकर आते हैं बार बार। सर ठीक है, आपके पास ज्यादा वक्त हो गया और इस वजह से मुझे ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। ब्रेक से लौटेंगे फिर रविंद्र जी आपके पास सीधा मैं आता हूं ब्रेक के बाद। तो आज का मुद्दा में बात गुजरात चुनाव की कर रहे हैं, जहां पर विकास बनाम मजहब नजर आ रहा है और क्यों ऐसा होता है इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं और रविंद्र जी मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं, जो तमाम बातें आपने सुनी की अशोक गहलोत साहब ने कही उस पर आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन यह बताइए कि अगर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील नहीं, तो फिर यानी कि वो कांग्रेस की बात करने गए थे। पहली बात तो ये है कि मुद्दे पे पहले मैं आना चाहता हूँ कि भाई गुजरात चुनाव का मुद्दा है, उसमें ये प्रश्न अभी उठ रहा है कि ये राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं, और मैं कहता हूँ ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े जाते हैं और कोई भी सरकार या सल्तनत जिसको कहें जो कि धर्म संरक्षण के लिए दिल्ली में बैठी थी वो 200 साल पहले थी, उसके बाद भी कोई भी सरकार धर्म संरक्षण के लिए नहीं चुनी गई है। इसीलिए मुद्दा तो विकास ही है। हाँ, कुछ लोग उसे भटकाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं और उसके भी कारण है कि क्यों भटकाना चाह रहे हैं। वो इसलिए कि जिस गुजरात मॉडल की भी बात कर रहे थे अशोक भाई, उसकी मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें यह है कि भाई जल्दी का मतलब यह है कि देखिए लंबा मुद्दा है, थोड़ा समझने की उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। पहले बात तो यह है कि भाई साक्षरता के क्षेत्र में गुजरात आज 18वें स्थान पर है, प्राथमिक शिक्षा के पंजीयन के क्षेत्र में 22वें स्थान पर है, बच्चों के साथ होने वाले अपराध के क्षेत्र में 18वें स्थान पर है, प्रसव के दौरान होने वाली महिलाओं की मृत्यु के क्षेत्र में 11वें स्थान पर है, शिशु मृत्यु दर आज वो 22वें स्थान पर है, और इम्यूनाइजेशन मात्र 56% बच्चों को उपलब्ध है। ओरल पोलियो जिसके अमिताभ बच्चन जी 2-2 बूंद पर पिलाने की बात करते हैं, वो 20% बच्चों को नहीं है। 38% लोग आज भी बाहर शौच करने जाते हैं। 65% लोगों को, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था, शांत रहिए कृपा करके। बताइए। हिंदू संस्कृति के हिसाब से शास्त्रार्थ दिया है विश्व को, तो उसका पालन करिए। हाँ, इसीलिए 35% परिवार है जिनको अभी जल के द्वारा नल के द्वारा जल मिलता है। ठीक है, या अब बात मेरे ये है कि अगर ये रिपोर्ट कार्ड है आपका कि हर रोज 3 हत्याएं होती है, हर रोज 3 महिलाओं का बलात्कार होता है, हर 3 घंटे में एक अपहरण होता है और हर 1 घंटे में एक जघन्य अपराध होता है, अगर इस रिपोर्ट कार्ड के साथ आप जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे तो जाहिर है आपको भगवान राम याद आएंगे। और मैं कहता हूं उनका स्मरण जरूर करें, क्योंकि वो आपको चुनाव तो नहीं जिता पाएंगे, लेकिन हाँ शायद सद्बुद्धि देंगे जो आने वाले कल में हिंदुस्तान के काम आएगा, ऐसी आशा करता हूं। सर लेकिन फिलहाल तो कम से कम तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन कम से कम आपके लिए भगवान राम आपको माफ करने वाले नहीं है। बहुत बड़े अपराधी हैं भगवान राम के। और जिस गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, आप बताइए 2004 से 2014 तक बन गया सरकार थी, आपने क्या किया गुजरात के लिए? गुजरात के साथ, गुजरात के लोगों के साथ कांग्रेस का जो रिश्ता है वो बिल्कुल नफरत का रिश्ता है। 2004 से 14 के बीच में आपने गुजरात के साथ क्या किया? पानी को रोका आपने। गुजरात भूला नहीं है, अंधेरे में गुजरात रहता था जब कांग्रेस का शासन था। गुजरात भूला नहीं है।
जब वो कर्फ्यू के अंदर रहता था गुजरात। आज आप उसके पर कैपिटा इनकम देखिए 10 गुना बढ़ गई है। वहाँ की जीडीपी आप देखिए, वहाँ पर आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आप देखिए, वहाँ पे आप फलों का प्रोडक्शन आप देखिए, वहाँ पर आप दूध का प्रोडक्शन आप देखिए। आप तमाम आंकड़े यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं। आज गुजरात पूरे देश के अंदर गुजरात का एक नाम है और गुजरात एक विकास की प्रगति पर है। गुजरात है सर, ठीक है, ब्रांड गुजरात है। अभी देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर ऐसे आप वहाँ पर क्यों जाकर बन जाते हैं? आप क्यों नहीं विकास के ऊपर बात करते हैं? इस तरह के बोलने का ये तहजीब है क्या? आपको यही कह रहा हूँ, बात करने का जब आप बोल रहे थे तो मैं इसीलिए खामोश हो गया। हिंदुस्तानी संस्कृति की बात करते हैं लोग, मुझे संस्कृति है हिंदुस्तानी की। अगर किसी विमर्श का तरीका चिल्ला कर ही जीतना है तो मैं हारना पसंद करूंगा, लेकिन अपनी सनातनी संस्कृति को हारने नहीं दूंगा। आपको 70 साल के लोगों ने देखा है। अशोक जी, रवि जी, ठीक है, आप दोनों के पास खिसक चुकी है जमीन आप लोगों की, जनता से कनेक्ट खत्म हो चुका है। हाँ, वो तो गुजरात में बताएगा आपको। आपके जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बिना मुद्दे को एक छोटे से छोटा सा मुद्दा नजर आ रहा है। थोड़ी देर 1 करोड़ हिंदू की आस्थाओं का यहीं से आपको छोटा सा मुद्दा नजर आ रहा है। अशोक गोयल साहब यहीं से गुजरात इलेक्शन नहीं जीतेंगे। रविंद्र जी, आपको भी यहीं से वोट, मैं तो चुप हो जाता हूँ। ठीक है, मैं बाकियों के पास जानूं। मुफ्ती साहब, ये तमाम चीजें समझ में आती हैं, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है सियासी दलों के पास कि आखिर बार बार राम मंदिर का मुद्दा उठता है? बिना इस मुद्दे के इलेक्शन नहीं होते हिंदुस्तान में, और इसके अलावा भी अगर कुछ बचता है तो बस यही दिखता है कि उससे पहले जमीन होती है। लोग मंदिर मंदिर एक तरीके से मत्था टेकते नजर आते हैं। क्यों? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमेशा राम के नाम पर सियासत ही की गई है। राम मंदिर बनाने के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो कोई भी पार्टी मुखलिस नहीं है। मैं समझता हूँ कि 89 के बाद जो जिस तरीके की मुहिम चलाई बीजेपी ने, उसके बाद उसके 13 दिन की पहले सरकार बनी, और जब देखा कि इस पर किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर 13 महीने की सरकार बनी, और 13 महीने के बाद आपको याद होगा कि जब पूरी तरीके से दूसरी जो सियासी जमातें उसके साथ नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने एक महाज बनाया एनडीए, और एनडीए महाज के जरिए से 99 में जिस वक्त इलेक्शन लड़े थे, उस वक्त राम मंदिर के मुद्दा को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से बाहर फेंक दिया था। ये अच्छी तरीके से आप मैनिफेस्टो में देख लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल मेरी बात दोबारा आया है राम मंदिर का मुद्दा, दोबारा मैनिफेस्टो पे आया है। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आस्था का विषय है, आप ही की आस्था नहीं है, ठीक है, आपकी आस्था सबकी आस्था है, सबकी आस्था है। झूठ मत मिलाइए। जब आपको बोलना होगा तो आप बोल लीजिएगा, तथ्य दिखा दीजिएगा, आप नेट पर सर्च कर लीजिए। 1999 में एनडीए का जो एजेंडा था, वहां पर एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जरा सा 10 सेकंड सब्र रखिए। उस वक्त डायरेक्टली जो है बीजेपी, जब उनसे कहा गया वाजपेयी जी से बाबरी इसके राम जन्मभूमि के बारे में, तो उन्होंने इस तरह से जवाब दिया था। बल्कि सुषमा स्वराज का तो एक ऑफिशियल बयान है कि एक चेक 2 बार कैश नहीं होता, इस तरीके का बयान आया था। और उसके बाद वाजपेयी जी ने तो कौन राम मंदिर, कहाँ का राम मंदिर, कैसा राम मंदिर, इस तरह की बातें उस वक्त 99 से लेकर के 2004 तक हुई थी। उतना ही नहीं, पहले सुन लीजिए। अरे सारे की बात मुद्दे की बात करिए, मुद्दे पर बात करिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मेरी बात करिए। आप आज भी नेट पर, खैर आप ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, 2014 पे आ जाइए, 2014 के माध्यम से 2014 पे आ जाइए। 2014 में जब गवर्नमेंट बनी, खालिस विकास के मुद्दा पर इलेक्शन लड़ा गया, ठीक है, इलेक्शन भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली, आप जो है सरकार में भी आ गए। उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से पूछा जाता है कि राम मंदिर का क्या होगा, तो क्या कह रहे हैं वो क्या उनका क्या जवाब था? ये उन्होंने तो ऐसा, उन्होंने ये कहा कि ये एक मतलब जो कहते हैं ना कि जो ख्वाब, दिन में ख्वाब देखना, इस तरह क्या चाहते हैं? दिन में ख्वाब देखने जैसा। मेरी बात कंप्लीट, 10 सेकंड और दीजिए। बहर क्या इन लोगों ने तो उसको एक ख्वाब बता दिया कि ये ख्वाब है जो दिन में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उतना ही नहीं। पार्टी के लिए उसके बाद सारे हिंदुओं की आस्था है, राम मंदिर। बात एक ही बात को बार बार क्या के लिए रिपीट कर रहे हैं? 3.5 साल
3.5 साल में जब पूरी तरीके से विकास के मुद्दे पर अब ये नाकाम हो गए, तो इस वजह से वापस आ गया। अब इस सिलसिले में अगर उन्होंने कपिल सिब्बल ने जो बात कही है वो 100% सही आ रही है कि अगर आज से ये हेयरिंग होती है, अगर 2018 में अगस्त सितंबर तक इसका फैसला आ जाता है, 2019 का इलेक्शन आप ही बताइए किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, पूरे मुल्क का माहौल किस तरह से हो जाएगा, कहां चला जाएगा। ये बता देता हूं, ये देरी का मैं रावत यही कह रहा हूँ, ये आप ही की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस और ये सब लोग इकट्ठे अगर एक्सपोज बोलने देते हैं सर, साहब बोलते हैं कि वाला जो पर मैं जवाब चाह रहा हूं जो भी मुफ्ती साहब ने कहा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं, एक धर्म गुरु होने के नाते बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, मंदिर के नाम पर जब जब इलेक्शन आता है तब तब भगवान याद आते हैं, राम याद आते हैं, मंदिरों पर मत्था टेका जाता है, सभी पार्टियां करती हैं। क्या एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते आपको यह लगता है ठीक होता है और दिल में इत्मीनान होता है कि जब इलेक्शन आए तभी भगवान याद आए और उसके बाद तमाम तरह के अपने काम किया जाए? खालिद भाई जी, क्या ये ठीक है कि इस मुल्क में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी किसी भी देश की पार्टी 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, उसकी धर्म और राष्ट्र का विकास, 2 मुद्दे लेते हैं। और यहां पर दोनों पार्टी, चाहे कपिल सिब्बल साहब ने भी बात रखी है, उन्होंने भी पॉलिटिकल अपना एजेंडा नहीं छिपाया उसके अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने तो लड़ा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को एक करके दिखाना होगा, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में था पहले से। सर, लेकिन एक धर्म गुरु होने के नाते क्या अंदर से इत्मीनान होता है कि हमारे राम को लोग कितना लेकर के लड़ते हैं? अब बीजेपी कहती है मेरे राम, कांग्रेस कहती है मेरे राम। सर, राम तो सबके हैं, तो बनाए ना मंदिर, दोनों को मिलकर बनाना चाहिए, दोनों को बनाना चाहिए। आपको बीजेपी से उम्मीद है कि बना लेंगे? नहीं, आपको बीजेपी से उम्मीद है कि बना लेंगे? कोई उम्मीदों पे ही तो होता है। हाँ, तो नहीं, अगर बीजेपी से उम्मीद है तो क्यों नहीं कहना बनाने के लिए? मैनिफेस्टो की बात की है, बीजेपी को कहीं नहीं बनाने के लिए, मैनिफेस्टो में रखा। आप बताइए ना, आप आगे आइए ना कि हम बनाने के लिए, अगर बनाने के लिए आप भी आप अनाउंस करिए चैनल पे कि हम भी चाहते हैं, आप भी कहिए। अगर आपकी चीजें तो बिल्कुल हम चाहेंगे। कहिए ना कि हम का बटवारा आप साबित कर शांति देख पाता है क्या? आप साबित कर दीजिए सर, आपको राम का बटवारा जब इस मुल्क रोज होता है। नहीं, बंटवारे पे हम तैयार नहीं, और मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूं। जहां अगर जनेऊ की बात राहुल गांधी जी की आती है और भारतीय जनता पार्टी उठाती है, उसका भी मैं विरोध करता हूं, और मोदी साहब मंदिर जाते हैं तो उसका विरोध करता हूं। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर मोदी साहब मस्जिद जाते हैं तो सम्मान करना चाहिए इनको, और अगर वो जनेऊ पहनते तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं धर्मगुरु के तौर पर मानता हूं कि कांग्रेस को भी जनेऊ पहनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पहनना चाहिए। वो एक साथ राहुल गांधी पे क्या करते हैं? कम से कम हमारे बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए। अगर मोदी जी वहां जाते हैं मस्जिद में, तब भारतीय जनता पार्टी की चुप हो जाती है। या वोटों की राजनीति तो वो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इसलिए दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है कि राम मंदिर बनना चाहिए और दोनों को, सभी पार्टियों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है, और ये इसलिए मैं सभी पार्टियों से यही निवेदन करूंगा, इसको पॉलिटिकल ना बनाए। कपिल सिब्बल साहब से भी मैं यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी डेट टू डेट सुनवाई हो, और ये फैसला तनाव भरा फैसला है, इसको खत्म करना चाहिए देश की शांति के लिए। जैदी साहब, इतनी अच्छी बात कह रहे हैं रावत साहब की सियासत नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन आखिर क्या वजह है और कब तक इस मुल्क में सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर इलेक्शन होते रहेंगे? सर, आप बहुत लंबे वक्त से और बहुत बारीकी से चीजें देख रहे हैं। मुझे हास्यास्पद लगता है बहसी। मसला यह है कि 25 साल पहले 2 सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी। यह माना था कि वहां बाबरी मस्जिद है और उसकी हम रक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है बाकायदा। कभी भी विवादित ढांचे को आप ये जो गलत आप जब बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ, बात की बात है सर, वो जो कोर्ट में आया तब कोर्ट ने कहा कि विवादित ढांचा बोला जाए, और कोर्ट के अंदर कोर्ट के अंदर ये दोनों ने एश्योर किया एफिडेविट देके, शपथ पत्र देके कि हम रक्षा करेंगे, और वो रक्षा नहीं हुई। मैं सवाल पूछता हूं, 25 साल के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ये संज्ञान नहीं ले रहा? लेना चाहिए कि 25 साल पहले जो हमें एश्योर किया गया था शपथ पत्र देके, उसकी रक्षा क्यों नहीं हुई? उसके ऊपर निर्णय कब आएगा? उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। राम का सम्मान मैं भी करता हूं, लेकिन आस्था का सम्मान मैं भी करता हूं अपने हिंदू भाइयों की। मंदिर बनना चाहिए, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन आप राम के आदर्शों पे चल के तो बनना चाहिए ना। राम ने एक धोबन ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था राम के प्रश्न, उसके ऊपर, इंसाफ के ऊपर, तो राम ने क्या निर्णय लिया था? आज राम राज्य की बात करते हो,
25 साल पहले किसी के घर में आप मूर्ति रखने के बाद ये करते हो? हिंदुस्तान के अंदर एक मिनट बात को ठीक कर दो, एक मिनट मैं कर रहा हूं, बताओ। हिंदुस्तान के अंदर उपाय बताओ। हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता है। हर घर के अंदर एक मूर्ति रख के कह दोगे कि साहब यहाँ तो फला देवता पैदा हुआ था? क्या हिंदुस्तान संविधान से चलेगा या आस्था से चलेगा? पहले क्या था वहां पे जयदी साहब? मैं क्या कह रहा हूं, 1528 आस्था से चलेगा या संविधान से चलेगा? मैं देश को संविधान से चलने की बात कर रहा हूं। आस्था से लेकर जाना चाहते हैं कि संविधान से लेकर जाना चाहते हैं? जयदी साहब 25 साल पहले हिंदुस्तान के जमहूरियत का जो मुकदमा होता है उसमें रास्ता पर लेकर जाना चाहते हैं, उनका कत्ल हुआ और आप फिर संविधान की बात करते हैं। संविधान कब सुधारेगा? सुप्रीम कोर्ट कब सुधारेगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं इस मुल्क से। मैं कह रहा हूं आप सम्मान करते हो ना भगवान राम का, आपके पास मैं सम्मान करता हूं, बता दो। सुन लीजिए, अगर आप आस्था मैं सम्मान करता हूं भगवान राम का, उनके आदर्शों पे चलने की बात बता दो ना। सुन लीजिए, मेरी संपत्ति के अंदर भगवान राम का मंदिर बनाइए, 1928 से पहले किसकी संपत्ति थी? लेकिन किसी के घर के अंदर पहले किसकी संपत्ति थी? वो मीर बाकी ने मस्जिद बनाई, उससे पहले किसकी संपत्ति थी? मस्जिद बनाई क्या बकबोर्ड की थी या बाबर की थी? या उसको बाबर ईरान से लेके आया था? ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, मुगलों की हुकूमत थी, उसके पहले आर्यों की थी, मुगलों की थी, उसके पैसे किसकी थी? आप कमाल की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं जब वो मस्जिद बनी 450 साल से पहले मस्जिद जब बनी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जब बनी उससे पहले क्या था? मैं तो एक चीज पूछ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या एफिडेविट दिया था? भारत की रक्षा के लिए कुर्बानी जरूरी होती है। हमने मंदिर आज के दिन कुर्बानी दी, अच्छी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने वाले, अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके उसे धर्म की रक्षा के लिए अगर कुर्बानी दी है तो देनी चाहिए, 10 बार देनी चाहिए। मुफ्ती साहब, एक भगवान राम की रक्षा के लिए देनी चाहिए। आप मानते हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उनकी सजा भोग ली ना उन्होंने? किसने भोगी? उनकी सजा किसने भोगी? एक दिन के लिए जेल गए, एक दिन के लिए कल्याण सिंह जेल गए, जुर्माना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की अदालत का अवहेलना करने के लिए 1 घंटे का होता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की रोज अवहेलना करूंगा। मुफ्ती साहब ये गलत तरह की बयानबाजी हो रही है। बार बार जो है ना ये बाबरी मस्जिद का जिक्र होता है, और असल में जब राम मंदिर की बात होती है तो बाबरी मस्जिद की बात होती है, और उसको ही लेकर के लगातार भुनाने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अभी हम जरा देख रहे थे कि यहां पर तमाम बुनियादी मुद्दों की बात हो रही थी। जो आंकड़े गिना रहे रविंद्र जी, उसका जवाब नहीं आता। जो तमाम सवाल लिए जाते हैं आंकड़ों का जवाब है। मैं मुफ्ती साहब के साथ, मैं मुफ्ती साहब के पास जवाब लेकर गोयल जी, मैं आऊंगा आपके पास सर, मैं बिल्कुल आपके पास पूरे विकास के ऊपर गुजरात का दरअसल सवाल कुछ और ये पूछना चाह रहा हूं कि एक तरफ ये बात कही जाती, गोयल साहब कहते हैं कि वो विकास की बात नहीं करना चाहते, और कांग्रेस ये कहती है कि हम विकास की बात कर रहे हैं, वो भटका रहे हैं। असल में क्या हो रहा है? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और यकीनन इसकी खूबसूरती को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक ये डेवलप नहीं करेगा, विकास नहीं होगा, इसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। जाहिर है कि इस तरह के मुद्दे जो धर्म के आधार पर सामने आते रहते हैं, कभी जो है आस्था का मसला सामने आएगा, तो हमारे मुल्क में, जो पूरी दुनिया में हम अपने मुल्क पर फख्र करते हैं कि हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है, मुख्तलिफ तहजीबों के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, वो किस बुनियाद पर? वही हमारे मुल्क की जो पहचान है वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी नहीं है। यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ये हमारे मुल्क की पहचान है। यहाँ का जो सेकुलर ढांचा है वो हमारे मुल्क की पहचान है। यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे मुल्क की पहचान है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत होनी चाहिए। कहीं पर भी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हर्फ आता है या आंच आता है तो यकीनन हम सबके लिए शर्म की बात होगी, और न सिर्फ शर्म की बात होगी बल्कि पूरे मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। क्या बात की बात होगी, उसके लिए जरूरी है 10 लाख मुसलमान वोट क्लब पे इकट्ठा हो जाता है सावानो केस में, और वहां पार्लियामेंट के अंदर जियाउल अंसारी संविधान की धज्जी उड़ाते हैं, वहां पर एमजे अकबर और सैयद साहबुद्दीन वहां पर संविधान की धज्जी उड़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को गालियां देते हैं। वहां पर आप क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? मीठी की बात है, मंदिर बनने की बात आती है, चलो मीठी मीठी बात करते हो। आप ले लो मुकदमा से नहीं है, ब्रेक पर जा, आप हिंदुइज्म से मुतालिक एक सौ फैसला ब्रेक ले रहे हैं। मुफ्ती साहब मैं आऊंगा, रावत साहब मुफ्ती साहब आता हूं मैं आपके पास। ब्रेक पर जा रहे हैं और जैसा मुझे बताया जा रहा है कि रावत साहब हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे। रावत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।
तो बात गुजरात इलेक्शन की हो रही है, जहां पर इस वक्त मजहब कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को ओवरटेक करता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, खास पैनल मौजूद है। और रविंद्र साहब, आपने मौका नहीं दिया क्या ओवरटेक करने का? चलिए, तमाम आपके पास आंकड़े हैं, तमाम सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन आप मजबूर हो रहे हैं बताने के लिए कि जनेऊधारी हैं राहुल गांधी, उनका मजहब हिंदू है, और ये आप मजबूर हो रहे हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आप कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी फेल है, जिसकी वजह से बीजेपी इस तरह से लीड ले लेती है मुद्दों में। जी, ऐसा है कि हम लोग आप सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं, लेकिन वो सवाल पूछते हैं आपको जवाब देना पड़ता है। क्यों खालिद भाई? ऐसा है कि हम एक प्रजातांत्रिक में भरोसा करने वाली पार्टी है, और लोकतंत्र अगर पिछले 70 साल से बहाल है तो उसके लिए ज्यादातर श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। और मैं तो सभी राजनीतिक दल को देना चाहूंगा कि सब मिलकर सेल्फ अप्रेजल के बाद सर मैं जो बात पूछना चाह रहा था उस पर आना चाह रहा हूं। मैं सीधा उस पर आ रहा हूं कि हम उस पे, और प्रजातंत्र और लोकतंत्र की खासियत यही है, कोई प्रश्न पूछे तो उसका जवाब दिया जाए, और हम सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। अगर आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, शुरुआत आपने की कि भाई राहुल गांधी ने कहाँ साइन किया, वो क्या है, हिंदू नहीं है, नॉन हिंदू है, फलाना, हम आपने जवाब दिया। सर मैं पूछना चाहता हूं, दूसरी मजहब पर सवाल पूछा गया, जनेऊ दिखा दिया गया, लेकिन मंदिर पर स्टैंड क्लियर करने की बात हो रही है तो राहुल मंदिर का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, खामोश है। मैं बता रहा हूं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया भी अब सवाल पूछ रहा है कि राहुल चुप क्यों है मंदिर। मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, मंदिर में क्या स्टैंड है। कोई अब मंदिर का जहां तक बात है, पहली बुनियादी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो सर आंखों पे होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक राम जन्मभूमि का सवाल है, 1885 से लेकर आज तक ये अदालतें ही तय करती आई हैं कि वहां क्या होगा, और इसीलिए फैसला उस पर छोड़ देना चाहिए। और आज भी हम यहाँ स्टूडियो में जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो कोई समाधान मांग रहा है, कोई पूछ रहा है कैसे होगा, वो हमारे और आपसे नहीं, टाइटल सूट है वो। तो नजरियाती क्या डिफरेंस है? आप बीजेपी जो बात करिए, आप भी मंदिर के साथ हैं, लेकिन फिर भी खुल करके नहीं है। ये जो हम देश के संविधान उसका फायदा अगर बीजेपी उठा रही है, आप उसको क्लियर कर दीजिए कि हम क्या चाहते हैं या उनके साथ हैं। हम इस देश की अदालत के साथ हैं, वो जो भी फैसला देगा ऊपर आंखों पर। इस देश के 90% हिंदू ये नहीं चाहते कि किसी की मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया जाए। 90% ये लोग हिंदुओं के बारे में आप जवाब देंगे। 90% हिंदू ये नहीं चाहते। आपके बड़े बड़े संत ये कहते हैं, आपके बड़े बड़े संत ये कहते हैं, हर बार ये बात कही जाती है कि किसी की मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बनाई जा सकती। तो अगर ये बात कह रहे हैं मुफ्ती साहब, तो मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है, क्योंकि इसी डिबेट में हम इसी जगह पर इसी तरह बात में हर बार ये बात कही जाती है कि मुस्लिम चाहते हैं कि मंदिर बने, तो फिर उस वक्त आपको दिक्कत नहीं होती। खालिद साहब, मैं इनकी बात कह रहा हूं। पहले जो रविंदर जी ने कही कि अभी कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है, तो मैं इनकी नियत पे शक होता है। उसका सिर्फ रीजन है, मुझे सिर्फ 30 सेकंड देना, कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि मैं वहां पर बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अगर इनका ये स्टैंड, तो उन्होंने कैसे कहा जब उच्चतम न्यायालय में ये केस चल रहा था? तो अरे वो स्टेटस को बहाल करने की बात आप झूठ कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। स्टेटस को बहाल करने की बात कही है, फिर इनके स्टेटस को बहाल करने की, और वो जिम्मेदारी बहाल करना चाहिए, वो करना आज भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, आज भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। इनके पूर्व प्रधानमंत्री मुफ्ती साहब, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा इस देश के संसाधनों पर सबसे पहले किसी का हक है तो मुसलमानों का हक है। अब आज आप ये देखिए, अगर इनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राम मंदिर मजहब को लेकर चुनावी फायदा उठाते हैं, तो आप ये क्यों, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? इसका फैसला हो जाने दें, जल्द से जल्द हो जाने दें। क्यों कपिल सिब्बल वहां पर जाकर बेतुके बयान देते हैं कि इसको डिले किया जाए? क्यों इसको 2019 के बाद लेकर जाए? क्योंकि वो पेंडिंग रखना चाहते हैं, जिससे कि भाजपा को फायदा मिले। ये इलॉजिकल बातें इस देश की जनता देख रही है। ये जो पंडित राहुल गांधी से लेकर जो मौलवी राहुल गांधी का जो सफर है इनका, वो इतनी जल्दी तय हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने, रविंद्र जी, तो एक बार मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में इन्होंने एक मजहब के नाम पर मुसलमानों को डराकर के फिरका प्रस्ती की नाम देकर के भाजपा आ जाएगी। आज आप देखिए, रंगनाथ मिश्र से लेकर सच्चर कमेटी से लेकर इस देश के मुसलमानों का इन लोगों ने क्या किया है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया है, उनके विकास किया है। आज उनकी परसेंटेज को लेकर इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, और आज उनको ये डराकर, ये भाजपा का डर दिखाकर ऐसा करना चाहते हैं। जो देश के मुसलमान भी, रविंद्र जी, आप पूरा हिंदुस्तान जानता है, स्टूडियो में नहीं, पूरा हिंदुस्तान का बच्चा जानता है। सुन तो लीजिए ना, सब्र रखिए, धीर मत होइए। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सांप्रदायिक
एकजुटता की राजनीति कौन करता है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 1990 में रथ यात्रा निकालकर किसने अपनी सियासी रोटियां सेकी। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आज भी मजहब को बांटने के लिए राम मंदिर को मुद्दा कौन बना रहा है। हम तो अभी विकास की बात कर रहे हैं। अभी अगर ये अच्छा, दूसरी बात विकास की बात है भाई साहब, मैं मानता हूं तो आप बोलना शुरू कर रहे हैं। लेकिन सर 2019 की बात भी तो 2019 की बात भी तो कपिल सिब्बल कर रहे हैं और मैनिफेस्टो की बात करने लग रहे हैं। कपिल सिब्बल पहली बात तो वो एक वकील है और ये मुवक्किल और वकील के बीच का मामला है। कांग्रेस पार्टी इस केस में कोई पक्षधर नहीं है, ना ही भागीदार है। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी अगर बलात्कारी बाबा का साथ देते हैं तो हम नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी बाबा के साथ है। या फिर जेटली साहब का यूनियन कार्बाइड के लिए चुनाव वकील बनते हैं तो हम नहीं कहते हैं कि उनके साथ है। ठीक है, इसीलिए हमारा बहुत साफ और स्पष्ट मत है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, क्योंकि ये टाइटल सूट है, ठीक है, टाइटल सूट है और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो सर्वसम्मति से हम लोग पास। मैं आ जा रहा हूं, मानेंगे। गोयल साहब आपके पास आ रहा हूं जवाब लेकर के। जदी साहब। खालिद भाई, मेरी नजर में कांग्रेस हरी घास में हरा सांप है और बीजेपी हरी घास में काला सांप है। बीजेपी के कार्यकलाप दिखते हैं, कांग्रेस पर्दे के पीछे से वो काम करती है। कांग्रेस ने वहां पे मूर्ति कांग्रेस ने रखवाई, ताला कांग्रेस ने लगवाया, ताला कांग्रेस ने खुलवाया, भूमि पूजन कांग्रेस ने कराया। मेरा सवाल तो सब सम्मानीय नागरिकों से एक है आज, लेकिन आज मुद्दा पूरा हाईजैक कर चुकी है बीजेपी। सुन लीजिए, मेरा काम तो उन सम्मानीय नागरिकों से है जो देश के संविधान से देश को चलाना चाहते हैं। 25 साल पहले इस कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया गया था कि हम मस्जिद की रक्षा करेंगे और हमें संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद में पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया गया, उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि हम स्टेटस को करके देंगे। आज तक स्टेटस को नहीं हुआ है। डिबेट इस पे हो रही है कि आया वहां बाबरी मस्जिद थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट क्यों दिया था सर? मेरे पास क्यों दिया था? हमारा तो उस पे सवाल है। मैं फाइनल कमेंट गलत, दोनों आदमी गलत बयानबाजी। चुनाव के अंदर राम मंदिर चुनाव के अंदर मुद्दा है या नहीं? देखिए, गुजरात के अंदर इस जाति को अगर कोई लेकर आया है, चाहे वो पटेल के आरक्षण की बात करो जो मुद्दा जाति नहीं मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में मजहब और फिर हिंदू मुसलमान, फिर हिंदुओं के अंदर जातियों को लड़ाया और आज क्योंकि वो विकास के मुद्दे से भाग रही है इसलिए वो ऐसा मुद्दा बनाती है और हमेशा हम आप भी नहीं इमोशनल हिंदुस्तान के अंदर हमने बचपन में पढ़ा था, हिंदुस्तान के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप 3 सिपाहियों को खत्म करके 1 सिपाही को लेकर हिंदुस्तान की रक्षा नहीं कर सकते, 22 वर्षों से विकास कर सकते। भारतीय जनता पार्टी आपने आज भी जिग्नेश पे हमला कराया है और वो इसलिए कराया कि वो दलित समुदाय से। और अगर आप विकास के बात कर रहे हैं, आप 3 युवा नेताओं को जो गुजरात गए हैं ऊपर मुफ्ती साहब 20 साल का है। चलिए सर, अब माफी के साथ मुफ्ती साहब, माफी के साथ मैं आ नहीं पा रहा हूं, माफी के साथ सर आ नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल वक्त नहीं है। अब मुझे एकदम कह दिया गया है आज का मुद्दा में बस इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।